नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपने व्यक्तित्व के बहुत सारे आयामों को जिया है। वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व के जो तासीर है वो आज भी महसूस की जाती है। शहर में चर्चाओं में आज भी वो ज़िंदा हैं, अपने उस व्यक्तित्व की खासियत की वजह से, अपने सामाजिक जीवन की वजह से। आज उनकी पूरी विरासत को उनके बेटे पुरुषोत्तम अग्रवाल जी आगे लेकर जा रहे हैं। उसी संकल्प के साथ, उसी प्रेरणा के साथ हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय डॉक्टर मातूराम अग्रवाल जी की। आज हम यहाँ बैठे हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के पास और उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही जो है वो उनकी जन्म जयंती मनाई गई है डॉक्टर मातूराम अग्रवाल जी की। तो उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ उनके जीवन आदर्शों से जो उन्होंने प्रेरणा ली है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले। और ये जानना चाहेंगे कि मातूराम अग्रवाल जी के जो आपके पिता हैं उनकी किस तरह से प्रेरणा आपने ली है, उनके जीवन से, उनके प्रतिबद्धता के साथ किए गए सामाजिक कार्यों से। मेरे पिताजी सदैव सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहे और लोगों से मिलना जुलना, लोगों के जन्मदिन पे जाना, उनके कोई गमी है तो उसमें जाना, ये सब मैंने उन्हीं से सीखा है। और एक वो जो जनोपयोगी काम, लोगों के लिए जो काम करना रहता था, मदद करना रहता था, किसी को नौकरी पे लगाना रहता था, वो हमारे पिताजी ने सदैव किया, उन्हीं से मैंने सीखा है। और आज जो हमारा ये संजीवनी हॉस्पिटल है, ये उन्हीं की देन है जो हम लोग अभी तक इसको चला रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से इसको चलाते हैं। उनके जीवनोपयोगी काम और लोगों को जो एक वो कहते थे कि मतलब किसी से कुछ मांगना नहीं है, अपने को सदैव देना है, और दुनिया देने वाले को याद करती है, मांगने वाले को याद नहीं करती है। ये एक जो उनकी मतलब बात थी, वो हम लोग अपने में उतारे हैं इस चीज़ को। और मैं अपने बच्चों में भी इन बातों को कहता हूँ कि भाई, तुम्हारे जो दादाजी थे वो हमेशा उदार दिल थे और साफ हृदय के थे, और उन्होंने लोगों को मदद करना अपना ध्येय बनाया था। तभी लोगों ने उनको नगर पालिका का अध्यक्ष निर्दलीय चुनाव उनको जितवाया था। लोगों के दिलों में जगह बनाते थे। राजनीति की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र की राजनीति में, ख़ासतौर पर रायगढ़ की राजनीति में काफ़ी बड़ी दखल रखते थे वो। और कहीं न कहीं ये कहा जाता था कि अगर मातूराम जी की गद्दी से अगर चुनाव के समय अगर वहाँ से कोई चीज़ निकल के आ रही है, मतलब जिस भी दल के पक्ष में निकल कर आ रही है, तो बहुत उसके लिए कारगर साबित होती होगी। तो एक जो संतुलन बना के चलते थे वो, और अपनी जो दखल रखते थे ख़ास तौर पर ग्रास रूट लेवल पे, ये एक मुझे लगता है कि बड़ा उनका एक पक्ष था उनके व्यक्तित्व का। जी, वो अपने जिस भी पार्टी से वो जुड़े रहे हमारे पिताजी, और उन्होंने हमेशा उस पार्टी के उम्मीदवार को पूरे तन मन धन से जिताया, उसके लिए मेहनत की, कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखा। एक भी कार्यकर्ता नाराज़ नहीं हुआ कभी। और चुनाव में उस समय कार्यकर्ताओं की बड़ी पूछ परख इसलिए भी होती थी क्योंकि चुनाव जीतने के बाद जो भी उम्मीदवार जीतता था चुनाव, वो कार्यकर्ताओं की बातों का सम्मान भी रखता था। और पिताजी की गद्दी का ऐसा था कि वो चुनाव के समय में पूरे 2 महीने मतलब उस प्रत्याशी के लिए पूरी मेहनत करते थे। अगर हम सीधा सीधा बात करें तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, जी, उन्होंने काफ़ी मेहनत की। और इसके अलावा उन्होंने अजीत जोगी जी के लिए जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी हमारे पिताजी को शहर संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने भी बहुत अच्छे से उसको किया और अजीत जोगी को भी रायगढ़ लोकसभा से विजयश्री दिलाई थी। तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष हम कह सकते हैं। एक उनके व्यक्तित्व में जो है वो कवि सम्मेलनों के बहुत प्रेमी थे वो। तो आपसे भी कई बार औपचारिक चर्चाओं में सुनते रहे हैं हम लोग कि उनका जो है कविताओं के प्रति प्रेम, हिंदी के प्रति कुछ ज़्यादा ही प्रेम रहा है। हाँ, पिताजी को मतलब हिंदी कविताओं का बहुत शौक़ था। और मैंने अपने बचपन में देखा था कि वे रामचरितमानस का एलपी रिकॉर्ड के थ्रू बहुत सुनते थे उसको। रोज़ वो
मतलब पूरी रामायण को क्रमशः सुनते रहते थे और फिर जब वो समाप्त हो जाती थी तो फिर उसी को लगाते थे। और उनका संगीत में भी रुझान था बहुत। वो स्वयं भी, मतलब मैंने उनको गाते तो नहीं सुना कभी, लेकिन गुनगुनाते बहुत बार सुना है। और कवि सम्मेलनों का ऐसा था कि हमारे पिताजी को कवियों की बातें बड़ी अच्छी लगती थी। वो निष्पक्ष होकर जो बात कहते थे, वो चाहे एक आम आदमी के लिए हो, चाहे एक राजनेता के लिए हो, कि देश के प्रधानमंत्री के लिए हो, वो बड़ा खिलखिला के उसमें हंसते भी थे। और हिंदी का भी प्रेम उनमें बहुत था। उनके कई कवि मित्र उस समय थे यहाँ, जो अब नहीं हैं, लेकिन उनके साथ भी उनकी बैठकें बहुत हुआ करती थी और संगीत वाले लोगों के साथ भी उनकी बैठकें हुआ करती थी। और वो उसमें पूरा सहयोग भी करते थे, उनके साथ भी रहते थे। कवियों का मैंने स्वयं से जो देखा कि मैंने अपने पिता को एक बार स्कूटर पे बैठे हुए कवि सम्मेलन में कविता सुनते हुए देखा था। तो मेरी माँ ने मुझको रात को 10 बजे भेजा था कि तेरे पिताजी आए नहीं हैं, जब उनको लेके आना। उस ज़माने में मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो नटवर स्कूल में एक कवि सम्मेलन हो रहा था जो स्टेशन चौक युवा समिति वाले करते थे। तो मैंने मेरे पिता को वहाँ एक मूंगफली ठेले के पास स्कूटर में बैठे हुए कवि सम्मेलन सुनते हुए देखा। तो मैं उनको वहाँ पर तो कुछ बोला नहीं, मैं बहुत देर तक इंतज़ार किया कि उनका ध्यान वहाँ से भंग हो तो मैं उनको कुछ बोलूँ। डिस्टर्ब नहीं किया? हाँ, उनको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। फिर मैं वापस घर आ गया, माँ को बोला वो कवि सम्मेलन देख रहे हैं, वो आ जाएंगे। तो जब तक वो नहीं आया मैं रुका रहा। 11:30-12 बजे रात को वो लौटे। तब मेरे को पता चला कि मेरे पिता का कविताओं से बहुत प्रेम है। उसके बाद हम लोग अपने क्लब के माध्यमों से, स्टेशन चौक युवा समिति वालों से बात करके हर साल एक कवि सम्मेलन हम लोग आयोजित करते रहे। तो वहाँ से आपका भी कवि सम्मेलनों के प्रति रुझान बढ़ा? हाँ, वो हिंदी का रुझान वहीं से मेरा भी बढ़ा। पिता की जो, मतलब इस बात को मैंने देखा, उनकी आदत को जो देखा, तो उसको अपने अंदर उतारने की पूरी भरसक चेष्टा की है। और मैं विगत कई वर्षों से कवि सम्मेलन करा रहे हैं, रोटरी क्लब रायगढ़ ग्रेटर के माध्यम से, और युवक संघ रामनिष्ठा चौक वालों के साथ भी। अभी चक्रधर समारोह के मंच पे डॉक्टर कुमार विश्वास आए थे और उन्होंने बड़ी शिद्दत से आपको जो है मंच से आपका नाम लेकर याद किया। और मुझे लगता है कि कोई इस तरह का व्यक्ति, अगर इतने बड़े फ्रेम का व्यक्ति जिसके बारे में चर्चा कर रहा है, वो व्यक्ति सामने बैठा हो तो बात अलग है। वो व्यक्ति वहाँ है नहीं, यानी पुरुषोत्तम अग्रवाल जी वहाँ थे नहीं, और कुमार विश्वास जी इनका नाम लेकर मंच से अपनी बातें कह रहे थे। तो ये भी आपने सुना होगा, आप थे नहीं वहाँ पे। हाँ, बहुत सारी बधाइयाँ भी आपको मिली होंगी कि डॉक्टर कुमार विश्वास ने आपको जो है याद किया। तो किस तरीके से उनसे जुड़ाव शुरू हुआ आपका? वर्ष 2001 की घटना है ये। उस समय रायगढ़ में राम गोपाल शुक्ल एक कवि हैं, रायगढ़ के स्थानीय कवि हैं। उनके माध्यम से हमने एक कवि सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें डॉक्टर कुमार विश्वास को हमने पहली बार रायगढ़ बुलाया। बड़ी संतुति और बड़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने हामी भरी थी, क्योंकि उस जमाने में भी वो सबसे महंगे कवि थे और हम लोगों को उनको लाना महंगा ही पड़ रहा था। और हमारे जितने भी कवि सम्मेलन हुए सब निःशुल्क थे, किसी प्रकार की कोई टिकट या कोई मतलब दान पत्र के माध्यम से हमने कभी नहीं किया था। प्रायोजकों के माध्यम से हमने कवि सम्मेलन आयोजित किए थे। तो पहली बार जब उन्होंने हम बुलाए थे, तो उस पूरे कार्यक्रम में कुमार विश्वास जी ने लगभग 3 घंटे तक अपनी कविता पाठ की थी। 7 कवियों में सबसे ज़्यादा रुचि और एक गीतकार के माध्यम से एक सशक्त पहचान रायगढ़ में उन्होंने बनाई। और कुमार विश्वास जी के जो हमारे अतिथि थे रायगढ़ के, हमने उनका पूरा आतिथ्य किया और पूरे अच्छे से उनकी हॉस्पिटलिटी वाला काम हमने पूरा किया। बड़े प्रभावित हुए। उसके बाद वो जब भी रायगढ़ के आसपास अंचलों में आते थे तो हम लोग उनके कवि सम्मेलनों में ज़रूर जाते थे कि इनकी कोई नई रचना सुनने को मिल जाए। और उस समय बहुत उभरते हुए युवा थे। बहुत जगह हमने इनको मंच पर जाकर स्वागत किया, दूसरे जगह पर हम लोगों को इन्होंने बुलाया है। हमको पता लगा कि वहाँ कुमार जी आ रहे हैं, बरगढ़ में हुआ, ब्रजाज नगर, झारसुगुड़ा, संबलपुर, हम सब जगह गए। और इसलिए गए कि हमको हिंदी से प्रेम था, इसके अलावा हमको डॉक्टर कुमार विश्वास से बहुत प्रेम था। और रायगढ़ में रोटरी क्लब रायगढ़ ग्रेटर द्वारा हम इनको 3 बार बुला चुके हैं। और अभी तक मैं अपने जीवन में 16 कवि सम्मेलन आयोजित कर चुका हूँ। तो हिंदी का प्रेम जो है वो इसीलिए है कि इनकी रचनाओं में
राष्ट्र से उद्घृत कुछ चीज़ें होती हैं जो निष्पक्ष रूप से बोली जाती हैं, इसीलिए इनको पसंद भी किया जाता है। फिर एक बार डॉक्टर मातूराम अग्रवाल जी पे आते हैं, आपके पिताजी पर आते हैं। उन्होंने संबंधों को बहुत अहमियत दी है। वो उस पक्ष को आप किस रूप से में देखते हैं और कैसे अपने आप में पाते हैं, और कैसे अपने बाद अपने बच्चों पे जो है ये चीज़ देखना चाहते हैं कि जीवन में संबंधों की अहमियत काफ़ी ज़्यादा होती है, सब ख़ास होती है। जीवन में पारिवारिक संबंधों के अलग जो संबंध हैं, वो संबंध जो हैं वो पिताजी ने जो बनाया वो सब स्थानीय संबंध नहीं थे। वो मतलब आजीवन चलने वाले संबंध उन्होंने स्थापित किए थे, जिसका मतलब अभी तक मैं मतलब ये एक उपकार है मेरे पिता का मेरे ऊपर कि उन संबंधों को मैं आज भी जी रहा हूँ और उन संबंधों को आज भी मैं निभा रहा हूँ। बहुत से लोग आते हैं जो उनके समय के हैं और मुझसे मिलते हैं, मुझसे कहते हैं, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ और उनकी उन बातों को ज़रूर मानता हूँ जिनका मेरे पिता से संबंध रहा है। ये आपका व्यवसाय जो है संजीवनी नर्सिंग होम, ये चिकित्सा व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, और अगर हम कहें तो ज़रूरतमंद की सेवा अगर करनी है तो किसी ऐसे पीड़ित व्यक्ति की सेवा को ज़्यादा अहमियत दी जाती है जो स्वास्थ्यगत परेशानियों से जूझ रहा है। एक तरफ तो ये आपका व्यवसाय है और दूसरी तरफ आपको ये भी देखना है क्योंकि वो आपके संस्कार में मिली हैं चीज़ें, तो कैसे संतुलन बन पाता है कि भाई हमको किसी की मदद भी कर सकें और हमारा व्यवसाय भी चलता रहे? दोनों चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं? चिकित्सा व्यवसाय में अभी सभी शासकीय योजनाओं का लाभ हम अपने मरीजों को देते हैं। यदि वो मरीज हितग्राही है और उसको उसकी पात्रता है तो आयुष्मान के तहत उसको सारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा मरीज है जिसके पास में धनराशि नहीं है और आयुष्मान कार्ड भी नहीं है, तो हम अपने टिल्लू मेमोरियल ट्रस्ट से उसको निःशुल्क भर्ती करते हैं और निःशुल्क इलाज भी करते हैं। बस हम चाहते हैं कि वो स्थानीय आदमी हो, हम अपने प्रदेश के लोगों का उसका भला करते हैं। इसके अलावा हमारे ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग दिल्ली एम्स में भर्ती कैंसर के मरीजों को धनराशि भेजते हैं जो हर वर्ष लगभग 2 लाख रुपए के आसपास होती है। जो पीड़ित रहता है तो बहुत सारी NGOs हैं वहाँ पे जो हम लोग को कांटेक्ट करती हैं, फ़ोन करती हैं, मरीजों के बारे में बताती हैं। हम उस मरीज के परिवार वालों से बात करते हैं, मरीज को देखा जाता है कैसा है और उसके बाद उसको धनराशि प्रदत्त की जाती है। कैंसर पीड़ित का इलाज टिल्लू मेमोरियल से हर वर्ष किया जा रहा है और एक धनराशि जो है 2 लाख रुपए तक की हम लोग वितरित कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए हमसे। और ख़ास तौर पर हमने आज ये सोचा था कि हम डॉक्टर मातूराम अग्रवाल जी के पर कुछ बातचीत करें आपसे, क्योंकि वो हम रिफ्लेक्शन आप में भी देखते हैं और हम चाहते हैं कि जो आपके बाद की पीढ़ी है वो भी इन चीज़ों को आगे कैरी करे, जिसकी वजह से जो एक मशाल उन्होंने जलाई थी वो कम से कम उसका प्रकाश आगे बढ़ता रहे। ये इसी बातचीत का एक मुख्य जो है केंद्र था बातचीत करने के बातचीत का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर। तो ये थे पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, और आज डॉक्टर मातूराम अग्रवाल जी को याद करना ज़रूरी लगा, ख़ास तौर पर उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को लेकर, उनकी प्रतिबद्ध समाज सेवा को लेकर। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे खबर बयार यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे कंटेंट शेयर करें, हमें मदद करें। नमस्कार।